Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है इंडस्ट्रीज, देयर नीड एंड क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज होती क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्या है और उनको हमने किन बेसिस पर क्लासिफाई किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ स्टार्टिंग विद इंडस्ट्रीज। तो पहली बात है, अगर हम ये वर्ड इंडस्ट्री बहुत नॉर्मली कॉमनली हम इस टर्म को यूज करते हैं, तो अगर मैं आपको वर्ड बोल रही हूँ इंडस्ट्री, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी पिक्चर आएगी, बड़ी बड़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कहीं से धुआं निकलता हुआ, बहुत सारे ट्रक्स, राइट, और बहुत ही बड़ा एरिया उसने कवर कर रखा हो। तो इंडस्ट्रीज की जब हम आज के टाइम में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक यही पिक्चर आती है। लेकिन इंडस्ट्रीज का लिटरल मीनिंग इज नॉट ओनली अबाउट दोज बिग सेटअप, इट इज द प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ इन एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, राइट, कि लाइफ के किसी भी चीज के अराउंड किसी भी चीज का प्रोडक्टिव बनाना। जैसे कि अगर हम आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी फिल्म्स बनती हैं, एड फिल्म्स बनती हैं, आजकल सीरीज बन रही हैं, राइट, तो उसको भी एक तरह से एक इंडस्ट्री बोला जाएगा। तो वहां पर भी एक कॉन्सेप्ट को लेके कुछ लोग मिलकर एक्ट करके, डायलॉग्स नरेट करके एक रॉ चीज को एक मीनिंगफुल चीज बना देते हैं, राइट। सो दैट इज एन इंडस्ट्री। ओके, तो इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि बिस्किट के पैकेट बनाने वाली इंडस्ट्री या फिर स्टील आयरन बनाने वाली इंडस्ट्री। सो द लिटरल मीनिंग कि किसी भी लाइफ के किसी भी चीज को अगर हम ले लें, एंटरटेनमेंट को जैसे हम बात कर रहे थे, तो किसी भी चीज को लेकर उससे कुछ प्रोडक्टिव बनाना, ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करना, उसे हम इंडस्ट्रीज बुलाते हैं। अब ये जो एक्टिविटीज हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर थिंग और प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है, कोई भी एक चीज बनाना या कोई एक सर्विस प्रोवाइड करना, वो सारी ही एक्टिविटीज एक इंडस्ट्री के अंडर आती है। तो जैसे हम बात कर रहे थे, फिल्म, टूरिज्म, एडवर्टीजमेंट, ऑल ऑफ दीज आर इंडस्ट्रीज। एक एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है। सो ऑल दीज कम अंडर इंडस्ट्रीज। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था कई साल पहले, सो इट बिगेन इन 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड, राइट। और इससे रिलेटेड ना जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते जाओगे तो आप बायो में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जरूर पढ़ोगे। तो वहां पर आप पढ़ोगे कि इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ना, तो जो ट्री की बाग्स थी उनके ऊपर वो काली मैल सी जमने लग गई थी। तो पहले वहां पर व्हाइट कलर के बीटल्स होते थे, लेकिन फिर व्हाइट कलर के बीटल्स खत्म होके अब ब्लैक कलर के बीटल्स बनना शुरू हो गए। तो उन्होंने खुद को अडेप्ट किया विद द चेंजिंग एनवायरमेंट। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो आप बायो में बहुत बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। तो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, और जब ये शुरू हुआ था ना, तो वहां पर सिर्फ वो एक्टिविटीज जो किसी चीज को, किसी भी एक रॉ स्टेट को एक से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज कर देती हैं, ठीक है। जैसे कि आटा लिया और आटे से बिस्किट बना दिया, तो उसे एक इंडस्ट्री बुलाया जाता था। लेकिन आज के टाइम में हर वो एक छोटा सेक्शन जो किसी भी रॉ चीज को, राइट, उसको कोई मीनिंगफुल चीज बना दे रहा है या फिर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट उससे बना दे रहा है, ठीक है, छोटे छोटे सीन जोड़कर एक फिल्म बना दी जा रही है, तो उसे भी हम एक फिल्म इंडस्ट्री बुलाएंगे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, नीड नहीं। तो किसी भी चीज का या इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज का हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो बात करें फर्स्ट की, सो इट सपोर्ट्स द कंट्रीज डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर।
ओके, इट मेक्स आवर लाइफ इजियर थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास आटा है, बिस्किट क्या बोलते हैं, शुगर है, राइट, थोड़े मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनसे हमने बना के क्या बना दिया, एक बिस्किट बना दिया, राइट। तो इससे हमें कुछ गुड्स और सर्विसेज भी मिलती हैं। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो अगर आपको कहीं भी जाना हो तो आप पूरा एक पैकेज बुक करते हैं और आपका वो जो पैकेज होता है वो आपको जगह जगह घुमाता है, गाड़ियां भी देता है, आपकी फ्लाइट, एयर, ट्रेन, बस, सारी टिकट्स वहीं पर केटर्ड होती है, राइट। सो दिस इज हाउ द life is made easier by providing us some goods and services. Now it creates employment opportunities. अब देखो, अगर आप एक ट्रिप लेते हो, से आपको लेना है, कहाँ का ट्रिप, कहाँ जाओगे, केरला घूमने जाओ, ठीक है, आप केरला घूमने जा रहे हो, तो वहां पर बहुत सारी जगह है देखने के लिए, शायद आपको नहीं पता, लेकिन आपको वो सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको एक सेट पैकेज मिलेगा कि ओके 4 days 5 nights या 4 nights 5 days या जो भी है, या 7 nights, राइट, या से 10 nights, ऐसा कुछ पैकेज है। अब हर एक पैकेज में चीजें बढ़ा रहे होंगे, जैसे 4 nights में कम होगा, 7 में ज्यादा होगा, 10 में ज्यादा होगा, तो आप देखोगे कि अच्छा मुझे इस पैकेज में ये वाली जगह देखनी है, इसमें ये भी देखनी है, उसमें वो भी देखनी है, तो आपको रिसर्च अलग से नहीं करनी पड़ेगी, आप उसी में देख लोगे कि अच्छा ये केरला में घूमने के लिए है और हमें ये पूरा पैकेज चाहिए, मुझे ये सब कुछ देखना है, इसमें ये 2-3 एक्स्ट्रा चीजें हैं, 10 nights वाले में मुझे नहीं जाना, 4 में थोड़ी कम है, तो लेट्स गो फॉर 7 nights वाला पैकेज, राइट। तो पूरा आपकी एयर टिकट से लेकर आपका, आप कैसे केरला में ट्रैवल करोगे, आप कहाँ कहाँ जाओगे, हाउ विल यू मैनेज एवरीथिंग, कहाँ फोटोज लेनी है, वो सब कुछ आपको वो ही बताते हैं, राइट, जिनके साथ आप ये पूरा पैकेज लेते हो। सो दिस इज हाउ एट एवरी पॉइंट देयर आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू टू मेक योर ट्रिप अ सक्सेसफुल वन, राइट। एक कार है जो आपके साथ शायद 7 दिन रहेगी, तो 7 दिन उस एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट रहेगी, राइट। आप जहां जहां जाओगे, रुकोगे, खाना खाओगे, तो वहां पर भी लोग होंगे, राइट। अब अगर आप केरला जाते हो तो वहां पर आपको जटायु पीक है, तो जब आप जाओगे तो आप देखोगे अच्छा जटायु पीक, तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे होंगे। सो दिस इज हाउ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड, right? So every industry is generating an employment opportunity, right? Okay, so now coming on to the next is industrial revolution and its global impact. Okay, तो जैसे हमने बात की कि industrial revolution started in England in 18th century, तो it began in England, then it spread to Europe, North America and Japan. ठीक है, तो इंग्लैंड से शुरू होके यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान तक पहुंचा और उसके बाद वो एशियन कंट्रीज में भी आया। So it boosted industrialization in Asian countries, Japan, China, India, etc. तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसको मेजर बूस्ट मिला है आफ्टर हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस से, मतलब 1947 के बाद हमारी कंट्री में एक मेजर बूस्ट मिला है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, मतलब इंडस्ट्रीज काफी फास्ट रेट पे सेटअप हुई हैं, हमारी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हुआ है, उनको खाने को, रहने को अच्छी चीजें मिली हैं या अच्छी जगह मिली है। सो दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंड। ओके, अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना मतलब हुआ है, इसकी जरूरत क्या थी हमें, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे क्या हुआ। तो पहली चीज थी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जिस भी कंट्री में इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर हम किसी भी एक कंट्री को ले लें, ठीक है, तो हम 3 की बात करते हैं, ठीक है, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे, हम बात करेंगे चाइना की और हम बात करेंगे इंडिया की, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, हम नेपाल की भी बात कर लेते हैं। तो अब क्या है कि इसमें जो मैंने आपको पहली 2 बोली है ना, दैट इज यूएसए एंड चाइना। सो दीज आर द कंट्रीज जिनके पास जो सेटअप है ना, इंडस्ट्रीज हैं, दे आर इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। वहीं पर हम इंडिया के पास आए, इंडिया के पास भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बट इफ वी कंपेयर इट विद चाइना एंड यूएसए,
कंपैरेटिवली कम है। अगर हम नेपाल में जाएं तो वहां पर से, और नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पर और भी कम है, इंडिया से भी काफी कम है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। सो इंडस्ट्रीज दे कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज नेशनल इकोनॉमी। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ही ज्यादा उस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि यूएसए और चाइना में देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्री, ऑल्दो इंडिया के पास भी बहुत सारी हैं बट उतनी नहीं है, तो हमारी इकोनॉमी उतनी ग्रो नहीं हुई है। ठीक है, ओके, सो मतलब एज कंपेयर टू यूएसए एंड चाइना हमारी कंट्री की इकोनॉमी थोड़ी कम है। ओके, नाउ वैसे बांग्लादेश, नेपाल की बात करें तो उनकी और भी कम है क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप और ज्यादा कम है। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोडक्ट्स फॉर डेली यूज, तो अब इंडस्ट्रीज देखो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो एक कंट्री को मिल ही रही है विद द इंडस्ट्रीज, राइट। नाउ जो प्रोडक्ट्स हम डेली यूज करते हैं, जैसे आप सुबह उठते हो तो आप ब्रश करते हो, राइट, तो ब्रश लेते हो, टूथपेस्ट लेते हो, टूथ ब्रश लेते हो, राइट, तो इन दोनों चीजों की जरूरत है। अब जिस नल से पानी आता है तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की जरूरत है, राइट। देन आप नहाते हो तो यू नीड सोप, यू नीड बकेट, यू नीड मग। सो ईच एंड everything that we use in our daily life, that is also essential, right? So industries provide these essential items to us. So this is what we get from industries. Now prevent shortages. So it ensures the availability of necessary goods at reasonable price. अब बकेट और मग लेने जाओगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी रेंज मिलेगी। Now you will have to decide कि आपके लिए कौन सी प्राइस रेंज रीजनेबल है, आप वही वाला लोगे। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई 500 से 100 रुपए वाली बकेट जो है उससे मेरा काम चलेगा, अच्छी है, मेरा काम चल जाएगा, तो मैं वही खरीदूंगी, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस दैट दीज इंडस्ट्रीज they actually lead to the production of these items which prevents the shortage of these goods. Okay, all right, तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। सो स्टार्टिंग विद कि इंडस्ट्रीज को हम किन बेसिस पर क्लासिफाई करने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, हम इंडस्ट्रीज को 3 बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज बाय साइज, then by ownership and then by raw material. Size, इंडस्ट्री कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, राइट, तो वो किन बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि एक इंडस्ट्री में कितने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, देन उसको बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, और वो इंडस्ट्री कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है। बात समझ आई? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द ओनरशिप। अब ये जो कंट्री है ना, सॉरी नॉट कंट्री बट द इंडस्ट्री, ये कुछ प्राइवेट लोग चला रहे हैं, राइट, या गवर्नमेंट चला रही है, या कुछ ग्रुप ऑफ प्राइवेट पीपल एंड गवर्नमेंट टुगेदर हम मिलकर उसको चला रहे हैं, राइट। सो दैट इज द ओनरशिप। उसका मालिक कौन है, कोई एक है, दो है, ग्रुप ऑफ पीपल है, या सरकार है। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल। अब जो भी उस इंडस्ट्री से बन रहा है, से बिस्किट बन रहे हैं, राइट, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है, या अर्थ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो बस इन्हीं 3 बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है अपनी इंडस्ट्रीज को, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बाय देयर साइज। So starting with the classification of industries by size, so first type of industry is the cottage industry. एक cottage क्या होता है, सोचो क्या होता है, बताओ मुझे। तो cottage होता है एक छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा घर, राइट, जो कहीं गांव में किसी रूरल एरिया में हो। सो द सेम वे आर दीज कॉटेज इंडस्ट्रीज। सो दीज आर द स्मॉल फैमिली रन बिजनेसेस, मतलब छोटे छोटा घरों में कई लोग बिजनेस करते हैं, प्रोड्यूसिंग हैंडीक्राफ्ट, जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स बना लेना, जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो, पॉटरी, ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स। तो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम देखते हैं कि लोग अपने घरों में ही छोटा छोटा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है और उसी को वो बढ़ा रहे
रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए और उनसे पैसे कमा रहे हैं. सो दीज आर द इंडस्ट्रीज कॉल्ड एज द कॉटेज इंडस्ट्रीज. सो दे आर एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट एज दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस. तो कॉटेज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, मतलब जहां पर गवर्नमेंट भी उनको एनकरेज करती है, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो छोटी जगह पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव कराती है. तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये मोस्टली हम रूरल एरियाज में हमें देखने को मिलती हैं. द एग्जाम्पल विच आई गेव यू ऑफ the people promoting their businesses through social media, so they are not actually encouraged but promoted by the government, but yes, they are those small scale industries which are giving employment to people, which are raising their living standards. लोगों को रहने के लिए अच्छा घर, पीने के लिए अच्छा पानी, खाने के लिए अच्छा खाना और पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे हैं because of these small initiatives. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. कहीं पर कोई भी डाउट होता है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. बहुत सारे बच्चे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में ये बोलते हैं कि हमें ये चैप्टर नहीं समझ आया, बट आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूरा चैप्टर समझाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है. सो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. तो अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब कॉटेज से थोड़ी बड़ी है, ठीक है. ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि कॉटेज से बड़ी हैं, जिनमें अब थोड़ी, जहां पर लोग हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे थे, अब अगर पॉटरी का भी काम कर रहे हैं तो वो हाथों से ज्यादा मैक्सिमम काम जो है वो अपने हाथों से, अपनी मेहनत से हो रहा है, राइट. लेकिन इस स्केल पर दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दे यूज मशीनरी और एक्सटर्नल लेबर का भी यूज किया जाता है. देन दे यूज मशीनरी, पावर एंड एक्सटर्नल लेबर फॉर द प्रोडक्शन. सो जैसे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी है ऐसी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाने वाली या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाने वाली, ब्रासवेयर बनाने वाली, साइकिल्स बनाने वाली, टॉयज बनाने वाली. सो दीज आर द इंडस्ट्रीज विच कम अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट. तो ये जो जिम के जो छोटी मोटी चीजें, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या फिर घर में जो हमारे टॉयज होते हैं, सो दीज ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है. सो द गुड्स आर सोल्ड इन द लोकल मार्केट एंड द अदर रीजन्स, ठीक है. तो मेजरली इनके जो गुड्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, वो नियर बाय एरियाज में ही बेचे जाते हैं और कुछ और रीजन्स को बहुत, अगर वो इंडस्ट्री जो है वो बढ़ गई, अच्छा प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा लोग थोड़ा दूर मिलने लगे, तो उस केस में इवन इंटरनेशनली भी ये गुड्स सप्लाई किए जाते हैं. Then government provides incentives to encourage such industries because these small scale industries help people to get employment in their areas. अपनी फैमिली के पास रहेंगे और साथ ही साथ अपने घर से जाएंगे काम करने और वापस से घर आएंगे. So these are again encouraged by government और इनको incentives भी दिए जाते हैं ताकि ऐसी इंडस्ट्रीज को बनाया जाए, प्रमोट किया जाए और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए. नाउ कमिंग ऑन टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जैसे कि बहुत सारी देखी होंगी आपने, अभी नाम पढ़ोगे तो आपको एकदम से याद आएगा. सबसे पहले है ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, कॉटेज तो बहुत छोटा लेवल है, स्मॉल स्केल थोड़ा ज्यादा है और ये स्मॉल स्केल से भी बहुत बड़े स्केल पर होती हैं. सो दे रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट. मतलब इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए शायद एक कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ हजारों से हमारा काम हो जाए एज अ स्टार्टअप, स्मॉल स्केल में शायद कुछ लाखों से हो जाए, बट व्हेन वी कम टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट. मतलब करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए होती है, मतलब कुछ लोग जो प्रोफेशनली उस चीज को देखें. अब अगर हम स्मॉल स्केल या हम कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो बहुत ही कम लेबर होती है, बहुत कम लोग होते हैं और वो लोग जो है वो काफी सारी चीजों को देख रहे होते हैं, खुद ही कई बार काम कर करके ही सीखते हैं, राइट. लेकिन इस केस में
हर एक जगह पर या हर एक पोजीशन पर हमें एक प्रोफेशनल चाहिए होता है, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए होती है, और हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों ही चाहिए होती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, राइट. सो द पावर ड्रिवन मशीन्स आर यूज्ड फॉर ऑटोमेशन. तो अब क्या हुआ है, विद द इंक्रीज इन दिस इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद या फिर हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के बाद, अब जो मशीन्स या फिर जो काम पहले लोग हाथों से करते थे, अब उसको करने के लिए पावर ड्रिवन मशीन्स लगाई गई हैं. मतलब अब जो काम है ना वो ऑटोमेटिक होता रहता है. इफ यू हैव विजिटेड एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज, तो यू विल फाइंड आउट कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है और उस मशीन की हेल्प से ही चीजों को किया जाता है. मतलब अगर एक लाइन में बॉक्सेस लगाने हैं तो वो भी इवन मशीन की हेल्प से ही लगाए जा रहे हैं. अगर पैकेजिंग करनी है तो पैकेजिंग भी मशीन की हेल्प से ही की जा रही है, राइट. सो दिस इज I mean these large scale industries, they are established where there is raw material, cheap transportation, source है, पावर का सोर्स अच्छा हो, और प्लेंटी ऑफ लेबर और मार्केट मिले. मतलब ऐसी जगह जहां पर रॉ मटेरियल कुछ आसपास ही मिल जाए. अब आप कोई इंडस्ट्री लगा दो J&K में और उसका रॉ मटेरियल आप बोलो कि कन्याकुमारी से आएगा, तो क्या वो कहीं से भी वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे बजट में या रीजनेबल प्राइस में हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट. तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्री को हम वहां पर सेटअप करें जहां पर रॉ मटेरियल उसका अवेलेबल हो और जहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी चीप हो. मतलब इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द थिंग्स थ्रू एयर, से उन चीजों को हम भेजें थ्रू रेल, सो दैट विल बी चीपर, राइट. पावर सप्लाई, अब मशीन्स हैं तो कैसे चलेंगी? इलेक्ट्रिसिटी से. तो ये जो पावर है ये उनको मिलती रहनी चाहिए और अनइंटरप्टेड पावर होनी चाहिए. देन लेबर, खूब सारी लेबर मिले, मार्केट भी आसपास ऐसी हो जहां पर इन चीजों को बेचा जा सके. Correct. Now coming on to the petrochemicals, cement, railway engines and coaches, automobiles and textiles. तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, रेलवे इंजन्स बनाने या कोचेस बनाने वाली, इवन ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाली, तो ये ऐसी ही जगह पर सेटअप होती हैं जहां पर इनका रॉ मटेरियल मिले, राइट. या मतलब जो भी चीजें बन रही है उनका रॉ मटेरियल वहां पर मिले, शायद असेंबल कहीं और हो, और फिर वहीं पर आसपास क्या हो, बहुत सारे से शोरूम्स हो, तो वहां पर जाके वो गाड़ियां बिक जाए, राइट. सो दिस इज हाउ ईच एंड एवरी स्टेप हैज टू बी डन प्रोफेशनली. देयर हैज टू बी अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ताकि इतना जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए वो जाया ना जाए, क्योंकि करोड़ों बहुत होते हैं, तो वो उन पैसों का सही इस्तेमाल हो और उनसे फिर प्रोडक्टिविटी भी निकले, उनसे रेवेन्यू भी जनरेट हो. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट. ओके, सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डन, राइट. सो नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल. अब मुझे ये बताओ कि इंडिया में किसी भी एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री का नाम बताओ. तो ये बताओ, हैंड रेज करो, दिखाई देगा बट स्टिल रेज योर हैंड. कौन कौन जमशेदपुर में रहता है? या फिर कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ मैम हम जमशेदपुर में रहते हैं या हमने टाटा स्टील इंडस्ट्री देखी है, राइट, चाहे बाहर से ही देखी है. सो द टाटा स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर. कहाँ है जमशेदपुर? स्टेट का नाम बताओ. चलो सब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मुझे कि जमशेदपुर का कौन सी स्टेट में आता है. क्यों? क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए, राइट. सो एंड द ऑयल रिफाइनरी एट मथुरा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. नाउ कमिंग ऑन टू द ओनरशिप, कि भाई मालिक कौन है इस इंडस्ट्री का. सो ओनरशिप बेस्ड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज द पब्लिक सेक्टर. सो वेयर these industries, they are owned by government and their agencies, the government agencies basically, right. So the government owns industries like iron, steel, coal, oil etc. तो ये जो ना बड़ी heavy investment वाली होती है, अब इतना पैसा कहाँ से लाएगा एक आम आदमी, राइट. तो ये सारी these are owned by the government,
Okay, now the public or the people of the country can invest in them through shares and bond. So we as people, as public, we can now invest in these companies, right? हम shares खरीद सकते हैं, bonds खरीद सकते हैं. So for example, the Bharat Heavy Electrical Limited, Indian Oil Corporation of India. So these are the examples of public sector इंडस्ट्रीज. नाउ कमिंग ऑन टू द प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सो दीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट कंपनीज. तो कुछ किसी एक इंसान ने या किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने या किसी प्राइवेट कंपनी ने जो ओन की होती हैं इंडस्ट्रीज, जो उनके मालिक होते हैं, सो दे आर द प्राइवेट वंस. जैसे कि टाटा स्टील, ठीक है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, Ambani's, right? Then Godrej. So these are the industries which are privately handled, right? So they are somebody's, किसी एक इंसान की या किसी ग्रुप ऑफ पीपल जो है, दे ओन दीज इंडस्ट्रीज. नाउ कमिंग ऑन टू द इंडिविजुअल, इस केस में जो इंडिविजुअल और ग्रुप्स होते हैं वो फंड्स अरेंज करते हैं. उन सब की मिली हुई एक्सपर्टीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज और इवन रिसोर्सेज जो है वो सब कुछ यूज होता है इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में. Now coming on to the joint sector. So this joint sector is actually between the government and the private entities. ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज मिलकर इस सेक्टर को चलाती हैं. जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, जो मारुति की गाड़ियां बनाता है, ठीक है. सो दीज आर एक्चुअली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुजुकी कंपनी बाय जापान. तो ये जो मारुति है ना, मारुति किसका नाम है आप मुझे बता सकते हो? हिंदू गॉड है जिनका नाम है हनुमान, उनका एक नाम है मारुति. ठीक है, तो ये ऐसे याद आ गया तो बता दिया. ओके, तो मारुति जो है, मारुति सुजुकी ही आपने सुना होगा. सो सुजुकी इज अ कंपनी विच इज ओन्ड बाय some company in Japan. Basically सुजुकी कंपनी है जापान की, and it is owned all jointly owned by government of India. तो मारुति सुजुकी by company by Japan and government of India jointly owns this Maruti Udyog Limited, which is MUL. ओके, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको ना हर एक इंडस्ट्री, अब जैसे अब हमने ओनरशिप भी पढ़ लिया, राइट, अभी एक और बचता है इसमें, तो हर एक का ना एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए. कौन प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज में आती हैं, कौन पब्लिक सेक्टर में आती हैं, कौन जॉइंट सेक्टर्स में आती हैं. अब एक बचती है विच इज कोऑपरेटिव सेक्टर. सो दीज आर ओन्ड बाय सम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दैट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु फॉर्म देयर ओन सोसाइटी. तो एक ग्रुप होता है ना जो अपनी एक अलग सोसाइटी बना लेता है. तो व्हेन दिस ग्रुप ऑफ पीपल owns a sector, owns a industry, so that is called by cooperative sector or the cooperative society. So that industry will come under cooperative sector, right? So members share the profit earned by the company. तो ये जो members है वो share करते हैं company को, ठीक है, they share the profit which is owned by these companies. For example, dairy sector, sugar mill and handloom industries. तो डेयरी में, शुगर मिल्स में या हैंडलूम में, इनको ये सारे आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में. ठीक है, बात समझ आ गई? किसी को कहीं पर कोई डाउट? जो मेन चीज है जो आपको कभी भी डाउट नहीं रहना चाहिए वो ये है कि एग्जाम्पल्स क्या है. एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल में गड़बड़ कर दी तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. तो आपको हर एक इंडस्ट्री को लिखना, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, जॉइंट, और उन सब का एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल सामने लिख के उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, एकदम पक्का हो जाएगा. नो टेंशन. ओके, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं. Now coming on to the agro based industries. So these are the industries which, okay, so now this is raw material based classification. So first is agro based industry, जो agro मतलब जो agricultural products पे dependent है.
ठीक है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री। तो जूट जो है अगेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कॉटन भी, इवन जो थ्रेड्स हैं या फिर शुगर मिलता है शुगर केन से। सो ऑल ऑफ दीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर होगा, ये चीज उगाई जाएगी, तो उसका उस प्रोडक्ट से अब हम क्या बनाएंगे, से शुगर बनाएंगे या फिर कॉटन क्लोथ्स बनाएंगे या जूट की मैट्स बनाएंगे या जूट बैग्स बनाएंगे। सो द प्रोडक्ट्स आर जैम, टेक्सटाइल, पोटैटो चिप्स एंड सो मेनी, मतलब ये जो हम चीजें खाते हैं ना, सो दीज ऑल कम अंडर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। द नेक्स्ट वन इज पेस्टोरल इंडस्ट्री। सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, राइट तो जैसे कि डेयरी है, सिल्क गारमेंट्स है, वुलन गारमेंट्स है, लेदर है। तो सिल्क मतलब सिल्क वॉर्म से आएगा, डेयरी मतलब काउ, शीप, बफलोज, सो इनसे दूध आएगा, तो ही दूध भी मिलेगा, कर्ड भी मिलेगा, चीज भी मिलेगा। तो ये सब कुछ किस पे बेस्ड है, एनिमल्स पे बेस्ड है। देन लेदर अगेन इट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। टॉकिंग अबाउट वुलन, सो वूल कम्स फ्रॉम शीप, तो अगेन शीप या याक, तो अगेन डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म, सो अगेन डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। सो दीज आर जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये बहुत बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं ये, ठीक है। दे आर नॉट द cottage industries, not the large scale industries, these are the small scale industries. Now Denmark and New Zealand are very famous for these dairy industry, so this is something that you need to remember. तो dairy industry में डेनमार्क और न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा फेमस है। देन पंजाब और हमारा जम्मू एंड कश्मीर, दे आर फेमस फॉर वूलन टेक्सटाइल्स, ठीक है। देन हमारा यूपी इज फेमस फॉर लेदर गुड्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ the raw material we have classified industries based on the raw material. Still we are left with something. So the marine based industries where the processing of fish and other aquatic animals takes place, तो वो किसके अंडर आता है, marine based industries के अंडर, राइट। नाउ द फॉरेस्ट बेस्ड, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो प्रोडक्ट्स जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, जैसे कि पेपर या फर्नीचर, राइट तो ये हर चीज हमें कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से ही आती है। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, इवन जो स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, दीज ऑल आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ओके। तो एज आई एम अगेन एंड अगेन आई एम बार बार एक ही चीज पे प्रेशराइज कर रही हूँ आपको कि आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। इसमें से कुछ भी याद ना रहे तो पेपर इंडस्ट्री और फर्नीचर इंडस्ट्री तो याद रह ही जाएगा, और एटलीस्ट उतना ही याद रख लेना। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोड्यूसर्स। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं, मतलब फॉरेस्ट से लेकर वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं कौन सी हैं? सो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, राइट, ऑस्ट्रिया हो गया। सो दीज आर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड। अब सोचो, जब हम ये पढ़ रहे थे कि हमने इंडस्ट्रीज को किस किस बेस पर क्लासिफाई किया है, तो उसमें लास्ट में एक वर्ड आया था ना, बीनीथ द अर्थ, की रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, अर्थ के नीचे से। तो बस ये वही इंडस्ट्रीज हैं जो अपना रॉ मटेरियल अर्थ को खोद के निकाल लेती हैं। सो दीज आर द इंडस्ट्रीज डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स लाइक आयरन एंड स्टील। तो आयरन और स्टील के लिए आयरन ओर चाहिए, एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट चाहिए, पेट्रोलियम के लिए क्रूड ऑयल चाहिए, सीमेंट और लेड के लिए अगेन पहाड़ ही खोदने पड़ते हैं, राइट। तो इसमें मोस्टली ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना, ये आती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि आयरन और स्टील को आप छोटे लेवल पर तो बना नहीं सकते, ना ही आप ऑयल को, पेट्रोलियम को आप स्मॉल स्केल पर बना सकते हो। सो इट नीड्स हेवी इन्वेस्टमेंट, ओके। हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए, आपको बहुत सारी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए, राइट, और बहुत सारे पैसे चाहिए।
So, the Pittsburgh in USA and Jamshedpur in India are the examples of mineral-based industries. तो मुझे ये बताओ कि आपको ये याद है कि जमशेदपुर वाला एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, कौन सी इंडस्ट्री है जिसका एग्जाम्पल ये है? ठीक है, पहले तो याद करो और आंसर निकालो। नहीं आता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखो ताकि भूलो नहीं। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। नाउ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्री लोकेशन, कि वो फैक्टर्स जो इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल मतलब हम यहाँ पर ना पैसों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सफिशिएंट फंड्स चाहिए हमें, नीडेड टू एस्टैब्लिश एन इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री को अगर आपको एस्टैब्लिश करना है तो आपको चाहिए बहुत सारे पैसे, राइट। तो अब वो पैसे आप कैसे लोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अच्छे से ही लोगे, कमाओगे, राइट, या फिर लोन लोगे और उस लोन को भी चुकाओगे। तो ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए लोन जो है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाते हैं टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, कि उस रीजन जहां पर इंडस्ट्री लगेगी, वहां पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो वहां पर पैसे डालने पड़ेंगे, राइट। या अगर छोटी इंडस्ट्री लगा रहे हो तो थोड़े पैसे चाहिए और वो लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे। तो ऐसी चीजों के लिए गवर्नमेंट या बैंक्स जो है वो लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स देते हैं। सो जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री को अगर सेटअप करना हो तो हम इसको सेटअप करेंगे कहाँ पर? आयरन, जहां पर हमें आयरन ओर मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे पैसे जो है उनको हमें ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर जो पैसे हम लगा रहे हैं उनकी वैल्यू जो है वो 100 टाइम्स निकल कर आए। नाउ कमिंग ऑन टू द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की बात करें तो अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां पर आयरन ओर अवेलेबल हो या फिर कोल फील्ड्स हो, राइट। तो मतलब कोल फील्ड्स जहां पर कोल हो, राइट। सो इंडस्ट्रीज नियर द सोर्स, जहां पर हमें रॉ मटेरियल मिल जाए ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो। क्योंकि जब भी कोई, अगर मेरे पास एक 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट आया है ना, तो सबसे पहले इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, फिर इसमें लेबर के चार्जेस भी होंगे कि कितनी लेबर लगी है, फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी होंगे, राइट। इसमें प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऐड किया गया होगा और फिर जाके यहाँ पर अपना प्रॉफिट भी वो रखेंगे, फिर इसको सेल करेंगे। तो इस सारी चीज, ये जितना रॉ मटेरियल के पास होगा उतना ही ट्रांसपोर्टेशन कम होगी और उतना ही फिर फाइनल प्राइस में फर्क पड़ेगा, ठीक है। देन जमशेदपुर, रौकेला एंड भिलाई स्टील प्लांट्स आर क्लोज टू आयरन और मैंगनीज कोल बेल्ट्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो, राइट। तो ये इंडस्ट्रीज जो हैं ये छोटा नागपुर प्लेटो के पास है जहां पर आयरन और मैंगनीज और कोल बेल्ट्स हैं। Then Pittsburgh in USA and Russar Basin in Germany are famous for steel production, right? क्योंकि इनका रॉ मटेरियल वहां पर इजीली मिलता है। नाउ कमिंग ऑन टू पावर। अब जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे हमारी इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन भी बढ़ गई है, लोग कम हो रहे हैं, मशीन जो है वो हैवी मशीन्स है, राइट। और वो सारी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट शुड बी रिलायबल, दैट शुड बी चीप और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा काम हुआ बिजली चली गई, अब जो रॉ मटेरियल था वो बीच में फंसा हुआ और हो सकता है वो खराब ही हो जाए। ओके, सो मतलब अगर हम पहले बात करें before independence, before 1947, so we were all dependent on the thermal power plants, मतलब जैसे कि कोल से जनरली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करके देते हैं और जिससे थोड़ी कॉस्ट में भी फर्क है इलेक्ट्रिसिटी की। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट की बात करें, सो दिस इज द गुड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मूविंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। अब जब मुझे अपना सामान अपनी इंडस्ट्री से आगे तक भेजना है, कंज्यूमर तक भेजना है, तो मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए भी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट। जैसे जो गंगा प्लेन्स है, इट हैज सेवरल इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहां पर रोड्स और रेलवेज का जो नेटवर्क है ना वो बहुत अच्छा है।
कि फैक्ट्री से निकला बाय रोड, रेलवेज में गया, रेलवेज से निकला, फिर वो कंज्यूमर्स के पास गया, राइट? सो दिस कनेक्टिविटी नीड्स टू बी गुड. Okay, now Kanpur, Kolkata, Lucknow, Varanasi has many industries well connected to other parts of the country. तो मतलब इन सिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ से ना बाकी कंट्री की जो बाकी एरियाज हैं या सिटीज हैं, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड. तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत अच्छे से मतलब प्रॉफिटेबल मार्जिन्स पे आती हैं मतलब. नाउ कमिंग ऑन टू द लेबर, तो लेबर की बात करें तो वैसे ही कि हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए, साथ के साथ अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए. तो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन जैसे कि गंगा के प्लेन्स है, ह्यूगली बेसिन है, सो दे प्रोवाइड लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनस्किल्ड लेबर, राइट? तो लेबर की जरूरत है. देन कमिंग टू द मार्केट, तो जहां पर चीज बन रही है अगर उसके बिल्कुल आसपास बिकेगी, सस्ती भी बिकेगी ज्यादा, और अगर वहां पर उस चीज की जरूरत है तो प्रॉफिट भी बहुत होगा, सामान बनता जाएगा, बिकता जाएगा. सो द प्रॉक्सिमिटी टू कंज्यूमर्स फॉर इजी सेल ऑफ गुड्स, तो जो कंज्यूमर्स है ना वो भी पास होने चाहिए. ऐसे नहीं कि इंडिया में बनाओ और फिर अब भेजना पड़े इंग्लैंड, तो बहुत दूर नहीं हो गया, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, हो सकता है वहां पर लोगों को उस चीज की जरूरत भी ना हो. तो जहां जरूरत है वहां इंडस्ट्री हो और इजीली हमारे कंज्यूमर्स तक चीजें पहुंच सके. नाउ जैसे कि अगर मुझे वुलन इंडस्ट्री बनानी है, मुझे बनाने हैं सर्दियों के लिए गरम गरम कोट, ब्लेजर्स, राइट? तो मैं ये इंडस्ट्री कहाँ लगाऊंगी बताओ? क्या मैं तमिलनाडु में लगाऊं? नहीं, जरूरत ही नहीं है. मुझे कहाँ जरूरत है उसको लगाने की? मुझे उसको लगाने की जरूरत है नॉर्थ साइड में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में, राइट? तो जैसे कि लुधियाना में लगा लूं मैं, राइट? तो उससे क्या होगा कि क्योंकि वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो मैंने अगर पंजाब में अपनी इंडस्ट्री लगाई है, अब मैं आसपास की स्टेट्स में आराम से अपना जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको सेल कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे कस्टमर्स जो है वो वहीं पर है, कंज्यूमर्स वहीं पर है. सो वुलन इंडस्ट्री डू वेल इन द एरियाज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट. वैसे ही कॉटन गुड्स डू वेल इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट. तो अगर मुझे साउथ में इंडस्ट्री लगानी है तो मैं कॉटन इंडस्ट्री लगाऊंगी. ठीक है, तो बात समझ आ रही है? ये ना एक कहानी की तरह बोल लो, कहानी तो नहीं है बट एक जनरल फैक्ट की तरह बोल लो, तो बिल्कुल वैसे ही हमारी पूरी एसएसटी चलती है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा. आपको जो चीजें याद रखनी है वो है ये वाले मेन पॉइंट्स. इसके नीचे आपको क्या लिखना है वो आपको सुनना है 2-3 बार, दैट्स इट. बाकी आप सब लिख लोगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द ग्लोबल एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्री सेंटर्स. तो ग्लोबली इंडस्ट्रीज जैसे अहमदाबाद में कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जमशेदपुर में आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, पिट्सबर्ग इन यूएसए में स्टील इंडस्ट्री है, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड में डेयरी इंडस्ट्री है. सो दीज आर द एग्जांपल्स, द ग्लोबल एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, तो इसके साथ अब हमारा चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट. अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसी से अपने नोट्स बना लेने हैं. यू डोंट नीड एनी अदर मटेरियल टू go through this chapter. So the PPT, the notes, the video is self-sufficient to make you understand this chapter. ठीक है, फिर भी लगता है कि नहीं, डाउट तो रह गया है, so ask it on Ask Question section or you can come with your doubts to LearnoHub Swayam class. So I will see you in the next video. Till then you all take care, and as you all know, LearnoHub मतलब free है पर best है.